पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में जारी छात्रों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया। सोशल मीडिया पर साझा पत्र में उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य किसी भी विवाद से ऊपर है। उन्होंने परीक्षा सुधार, सीबीआई जांच, सीबीटी व्यवस्था का जिक्र करते हुए पद छोड़ने की वजह बताई। अपनी चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि पिछले 4 दशक से ज्यादा वक्त हो चुका है जब वो छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे। उनका हमेशा से मानना रहा कि मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी देश के विकास की आधारशिला होती है। साथ ही अपने इस्तीफे पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें बेहद दुख दिया है। डॉक्टर नरेंद्र आहूजा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि इसे किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि विपक्ष जो तमाम मांगों को लेकर अड़ा हुआ था, लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आखिर क्या होगा? क्या संसद में जो हम देख रहे थे लगातार बहस जारी थी, नारेबाजी की जा रही थी और एक ही मांग दोहराई जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। अब इस इस्तीफे के बाद क्या लगता है आपको, क्या बातचीत अब आगे बढ़ेगी? पक्ष के फूले हुए गुब्बारे की एक सुई के पंक्चर से पूरी हवा निकालने का काम धर्मेंद्र प्रधान के इस इस्तीफे ने किया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से एक बात तो बिल्कुल तय है कि केंद्र सरकार हर समस्या को संवाद से सुलझाना चाहती है, विवाद से नहीं। और निश्चित रूप से प्रदर्शनकारियों की कहें या विपक्ष की कहें, इस मांग को मानते हुए यदि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिना किसी अपनी पार्टी के दबाव के स्वतः अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया और उसे सोशल मीडिया पर भेज दिया, तो तय रूप से मुझे एक बात लगती है कि अब विपक्ष को भी संसद के इस गतिरोध को समाप्त करते हुए संसद को पुनः से चलाने देने के लिए सरकार का सहयोग करना चाहिए। और यदि शिक्षा नीति पर हम बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान अब चाहे वह इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति के माध्यम से जितना क्रांतिकारी और बड़ा कार्य उन्होंने देश के अंदर किया है, शायद कोई अन्य नहीं कर सकता। हाँ, एक पेपर लीक का जो दाग लगा है वो एक ना धुलने वाला दाग है, लेकिन तय रूप से समय के साथ इसकी जांच जब आगे बढ़ेगी और बड़ी मछलियों पर भी गाज गिरेगी, जैसे एनटीए के लगभग 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया, उनके खिलाफ शायद हो सकता है कि पुलिस की भी कोई कार्रवाई हो। और जिन्होंने पेपर लीक में जिनके नाम एफआईआर में जांच में सामने आए सभी जेल में पड़े हुए हैं, तो तय रूप से मुझे तो एक बात लगती है कि सरकार इस मुद्दे को सुलझाना चाहती है और शिक्षा सुधारों पर आगे बढ़ना चाहती है। इसीलिए इस मुद्दे पर एक नया बिल, एक नया कानून बनाते हुए वह उन्होंने कैबिनेट में पास कर दिया है, जिसे संसद में रखते हुए संसद से भी पास करवाने की सरकार की योजना है। तो इस इस्तीफे के उपरांत चाहे जंतर मंतर पर चल रहा धरना हो, चाहे विपक्ष द्वारा बार बार किए जा रहे अनोखे संयोग कहें या प्रयोग कहें कि जाकर के प्रधानमंत्री निवास के बाहर जो हाई सेंसिटिव एक सिक्योरिटी जोन है वहां जाकर के आपने धरना देने का प्रयास किया, फिर आप गांधी स्मृति भवन गए, आदि आदि अन्य कई चीजें ऐसी की जो कि लगता है कि संसद में चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन संसद छोड़ करके सड़क पर संग्राम किया। लेकिन अब तो उस गुब्बारे की हवा पूरी तरह से निकल चुकी है। जी डॉक्टर आहूजा, विपक्ष का कहना है कि ये युवाओं की जीत है, इस पर आपका क्या रुख है? देखिए, इसे आप जीत कहें किसी की भी, लेकिन यदि संसद सुचारू रूप से चल जाती है
विपक्ष का जो एक मुद्दा था वो मुद्दा उनसे छीन लिया जाता है। विपक्ष जिस मुद्दे पर आंदोलनरत था वह मुद्दा ही समाप्त हो जाता है। तो आप इसे जीत बता करके अपना जश्न मना लें, उसके लिए आपको कौन रोकता है। आप मिठाई बांटें तो हो सकता है सत्ता पक्ष भी उस मिठाई को खाने के लिए आए, लेकिन इसे विवाद को जीत मानना कभी भी ये उचित नहीं होता। अपितु मैं तो कहूंगा कि आप संवाद करें, संवाद से कुछ अच्छा निकालें, उसे अपनी जीत समझें और ये करें कि हाँ अब संवाद किया और संवाद के माध्यम से हमने ये चीज नहीं निकाली। जैसे सरकार ने नया बिल प्रस्तुत किया कि अब जो भी पेपर लीक में होगा उसके ऊपर 1 करोड़ तक का जुर्माना और 10 वर्ष की कैद की सजा हो सकती है। इसे कह सकते हैं कि हाँ ये एक संवाद है और ये बिल प्रस्तुत होगा संसद के अंदर। इस बिल में कोई खामी दिखाई देती है उस पर चर्चा करें। लेकिन आप यदि कहें कि नहीं हमने तो ये कर लिया और अब आगे हमने कुछ नहीं, हमने तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया और अब कोई नया मुद्दा ढूंढते हैं और किसी अन्य का इस्तीफा मांगेंगे, तो इस पर जीत का जश्न मनाने का कोई कारण मुझे नहीं दिखाई देता है। लेकिन जीत का जश्न मनाना चाहते हैं तो उन्हें अवश्य मनाना चाहिए, उसके लिए उन्हें कोई नहीं रोकेगा और रोक भी नहीं सकता है। लेकिन जीत का जश्न मनाते हुए इतना होश अवश्य रखें कि अंततः ये संसद इस समाज के लिए, इस देश के लिए, राज्य के लिए अच्छे कानून बनाने के लिए ही बनाई गई है। ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है जहां हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठ करके चर्चा करें, बिल बनाएं, कानून बनाएं, नीतियां बनाएं। ये नहीं कि वहां पर तख्तियां लहराएं और सड़क की तरह संग्राम करें और सड़क पर जैसे झगड़ा करते हैं वैसे झगड़ा करें। जी डॉक्टर आहूजा, क्या हम ये माने कि अब विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं और विपक्ष अब नए मुद्दे की तलाश में होगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि विपक्ष अब नए मुद्दे की तलाश में होगा, क्योंकि ये मुद्दा तो पूरी तरह से उनसे छीन लिया गया। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, थोड़ा देर आयद दुरुस्त आयद। यदि ये इस्तीफा पहले हो जाता, संसद का सत्र प्रारंभ होने से पहले, तो शायद जंतर मंतर से संसद मार्च भी ना होता और संसद का जो सत्र 1 सप्ताह के लिए खराब हुआ, जो इतना करोड़ों का नुकसान हमारे टैक्स पेयर्स का हुआ संसद का सत्र ना चलने के कारण, वहां चर्चा ना होने के कारण, तो शायद वह ना होता। लेकिन हाँ, अब विपक्ष नए मुद्दे की तलाश में अवश्य ही होगा और मुझे लगता है कि अब नया मुद्दा उनके पास जो पंजाब से किसान मार्च निकलवाना या एक तथाकथित जो अमेरिका के साथ व्यापार डील चल रही है उसमें कमियां निकाल करके और ये कहना कि उसमें ट्रंप ये कह रहे हैं और व्हाइट हाउस से ये प्रेस रिलीज आई है और ये हमारे किसानों के विरुद्ध है। जिसने भी जन्म नहीं लिया, जो डील अभी पूरी तरह से बनी नहीं, जिस डॉक्यूमेंट को किसी ने पढ़ा नहीं, तो उस पर आंदोलन करने के लिए नया मुद्दा ढूंढना, अगर उस पर ढूंढते हैं तो मुझे लगता है कि वो भी बहुत प्रीमैच्योर रहेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि हमने देखा संसद सत्र का पहला, दूसरा, तीसरा लगातार जब विपक्ष हंगामा कर रहा था, संसद से लेकर सड़क तक संग्राम जारी था और एक ही आवाज आ रही थी कि पेपर नीट का मुद्दा बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अब आपको क्या लगता है कि विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरह खत्म कर देगा या एक बार फिर कहीं से इसकी गूंज सुनाई देगी? क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को बेहद बड़ा बता रहा था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उनका ये मुद्दा पूरी तरह धराशायी हो गया है। मुझे तो यही लगता है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये मुद्दे की हवा निकल गई है। गुब्बारे के अंदर जैसे सुई का पंक्चर का काम किया और पूरी गुब्बारे की हवा निकल गई। लेकिन हाँ, अब इस पर जब चर्चा होगी तो नए नए आरोप प्रत्यारोप इसी मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे को आप शिक्षा मंत्री तक लेकर के जाने का जो प्रयास रहेगा, लेकिन उसमें विपक्ष खुद भी घिरेगा, क्योंकि पेपर लीक कोई आज इस सरकार में नहीं हो रहा है। पेपर लीक की समस्या तो बहुत पुरानी समस्या है और जब भी कभी भी कहीं भी कोई भी सरकार रही हो, और अभी देख ले तो फार्मेसी का पेपर लीक पंजाब में हुआ, जहां अन्य पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, झारखंड में एक पेपर लीक हुआ। तो पेपर लीक के मुद्दे तो हर सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी तो वहां भी पेपर लीक तो एक अलग समस्या है जिसका कौन दल सत्ता में है उससे कोई लेना देना शायद नहीं है। और पेपर लीक होने का मुख्य कारण यदि उस पर हम चर्चा करें तो वो निकल करके आता है कि शिक्षा माफिया, कोचिंग संस्थान,
जो कि मोटी मोटी फीस लेकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो बच्चे यदि पढ़ करके दाखिला ना ले पाए तो उनके ऊपर दबाव रहता है कि उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पर, गैस वर्क के नाम पर, या जो वो हर महीने या हर 3 महीने के बाद जो पेपर लेते हैं उसमें किसी भी तरह से पेपर लीक करने के बाद, या जो डाटा बैंक बनता है, क्वेश्चन बैंक बनता है, जी। उसको कहीं से हासिल करके यदि उन्हें पढ़ाया जाए और उसी से उनको पास करवाया जाए, तो ये मूल मुद्दा है, मूल समस्या का समाधान ये बिल्कुल तभी ठीक कहा होगा आपने, यदि जांच हम। का विषय है, क्योंकि यहाँ समझने की बात ये कि न सिर्फ बड़े स्तर पर बल्कि छोटे स्तर पर भी इस तरह के काम होते हैं। आपने इस बात का जिक्र किया कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर माफियाओं को समझा जाए, किस स्तर से ये काम शुरू होता है। अगर जड़ को खत्म किया जाए तभी इन तमाम मुद्दों से हमें निजात मिल सकती है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि आज ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा एक कड़ा कानून लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा ताकि इस तरह के जो भी मामले हैं वो जड़ से ही खत्म हो जाए, और ये बहुत जरूरी भी है। देखिए, जड़ से समाप्त यदि हमने करना है तो शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा। आजादी के समय जो 3 प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाएं हमारे देश के नीति नियंताओं के सामने उपलब्ध थी। पहली मैकाले, जो लॉर्ड मैकाले रहे, उनके द्वारा दी गई वो शिक्षा व्यवस्था जो लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में ये उद्घोष करके भारत में लागू की कि चाहे ये देश आजाद हो जाए लेकिन ऐसी शिक्षा व्यवस्था दे करके जा रहा हूं जो इस देश की युवा पीढ़ी को सदा सर्वदा के लिए मानसिक रूप से गुलाम बना करके रखेगी। और दूसरी महात्मा हंसराज द्वारा नवीन को प्राचीन से जोड़ करके चलाई गई डीएवी आंदोलन के रूप की शिक्षा व्यवस्था। और तीसरी हमारी अपनी पुरातन सनातन व्यवस्था जो कि गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली जिसे हम कह सकते हैं, जिसे स्वामी श्रद्धानंद ने दोबारा लागू किया था। यदि हम सही मायनों में इस शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते हैं तो एक बात तय रूप से समझ लें कि इस शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन लाना होगा। और इस बात से बिल्कुल नहीं डरना होगा कि यदि कोई कहे कि मैं किसी को नैतिक शिक्षा पढ़ाना चाहता हूं, मैं किसी को संस्कार पढ़ाना चाहता हूं, तो कोई कहेगा कि ये तो शिक्षा का भगवाकरण है, तो हमें इस आरोप से बिल्कुल नहीं डरना होगा। हाँ, हमें मानना होगा कि हाँ, हम शिक्षा व्यवस्था के अंदर संस्कार पढ़ाएंगे, हम नैतिक शिक्षा पढ़ाएंगे, हम उन्हें मूल्य पढ़ाएंगे, हम उन्हें जीवन जीने की कला सिखाएंगे। यदि कोई एक अच्छा डॉक्टर है लेकिन अच्छा व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं है, तो वो किडनी चोरी कर सकता है। कोई अच्छा इंजीनियर है, वह इंजीनियर अच्छा है लेकिन वो सकारात्मक कार्य नहीं करता है, बम बना करके विस्फोट करता है। लादेन भी तो एक इंजीनियर ही था ना। तो हमें शिक्षा के साथ संस्कार देने का कार्य करना होगा, और खास तौर पर इस नकल माफिया पर, इस शिक्षा माफिया पर, इस कोचिंग संस्थानों के ऊपर एक ऐसी कड़ी व्यवस्था लानी होगी कि इसकी आवश्यकता ना पड़े, और प्राइवेट स्कूलों के स्थान पर लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ा करके अपने बच्चों को खुश हों, ऐसी व्यवस्था देने का काम अब सरकार को करना ही होगा। जी डॉक्टर आहूजा, एक विषय जो बार बार मेरे जहन में आ रहा है, कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें, और लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहें। सोशल मीडिया पर कई इस तरह के वीडियो आते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी यही हुआ था, बहुत सारे वीडियो थे जिसपे भ्रामक खबरें थी, और अब भी सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन को और ज्यादा आक्रामक बनाने की कोशिश की गई ताकि पुलिस की छवि खराब हो सके। देखिए, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। 2 शब्द आते हैं, एक आजादी और एक स्वाधीनता। दोनों में अंतर है। स्वाधीनता का मतलब है स्वाधीन, अर्थात मैं अपने द्वारा अपने लिए बनाए गए नियमों के अधीन रहने का संकल्प करता हूं। स्वतंत्रता क्या है? मैं अपने द्वारा अपने लिए बनाए गए तंत्र अर्थात संविधान के अंतर्गत, संविधान सर्वोपरि मानते हुए उसके अंतर्गत रहने का संकल्प लेता हूं। ये स्वाधीनता या स्वतंत्रता है। आजादी का क्या मतलब है? कहीं भी कभी भी कुछ भी बोल देने की वो आजादी जो एक उस सीमा को, जो सभ्यता की सीमा है, जो एक माना जाता है कि ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग नहीं करेगा या नहीं करने चाहिए, उन शब्दों का प्रयोग करता है, उन सीमा को भी लांघ देता है, तो तय रूप से, निश्चित रूप से ऐसी आजादी नहीं। हमने स्वाधीनता प्राप्त की थी,
हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, हम गणतंत्र बने थे, हमारे देश के लिए हमारा अपना संविधान, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हमने अपने देश के लिए अंगीकार किया था, स्वीकार किया था। यदि वो भी कहे तो वो भी राइट टू स्पीच में कुछ निश्चित रूप से स्पीच वही जो दूसरे की सीमा का अतिक्रमण ना करे। यदि मैं बोलते हुए किसी दूसरे के सम्मान की सीमा का अतिक्रमण करता हूं तो वो आजादी मुझे नहीं है, मुझे स्वाधीनता है। मैं वही बोल सकता हूं, मुझे कहने की स्वाधीनता है, लेकिन मेरा बोलना, मेरा कहना यदि किसी के मन को दुखाता है तो वो बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कहा। अपना कीमती वक्त देने के लिए डॉक्टर आहूजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया।